आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र से विधायक नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आपका हर खबर पे। अगर एनआईटी क्षेत्र की मैं बात करती हूं तो हम खबरों में अक्सर पढ़ते हैं विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, क्योंकि एनआईटी क्षेत्र की जनता आपको देख रही है हर खबर के माध्यम से। तो अभी तक जो विकास कार्य हुए हैं और आगे आने वाले समय में क्या कुछ विकास कार्य वहां की जनता देखने वाली है सर? देखिए, जब मैं विधायक बन के आया जी, उससे पहले हमारे एनआईटी 86 विधानसभा की जनता के संग झूठे वादे कर रखे थे, उनको गुमराह कर रखा था। ठीक। सबसे पहला झूठा वादा कर रखा था, स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगा रखे थे कि एनआईटी 86 को स्मार्ट सिटी में शामिल करने के लिए बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद। पर जब मैं विधायक बनने के बाद मैंने कागज पत्र देखे, तहकीकात करी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारी एनआईटी 86 की 1 इंच जमीन भी स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं है। ठीक है। पर मैंने विधानसभा में प्रश्न लगा के दिल्ली के अंदर भारत सरकार में सचिवों से मिलके, शहरी विकास मंत्रालय के अंदर संयुक्त सचिवों से मिलके अपने इलाके की जनता की आवाज को उठाया। और मैं बड़े फक्र के संग ये एक्सक्लूसिवली आपके चैनल पे कह भी रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी का जो टेंडर लगा है 56 करोड़ का, उसके अंदर 10 करोड़ से ज्यादा का काम मेरी विधानसभा के टेंडर का है। ये मेरी 2.5 साल की मेहनत थी, जो मैं इस दफ्तर से उस दफ्तर तक, यहाँ से वहां तक, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, फरीदाबाद में रहा। ये मेरे को एक तरक्की मिली। दूसरा, हमारी विधानसभा के लोगों को ये झूठ बताया गया कि जो मेट्रो बननी है फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए, जो आने वाले समय में हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव के बच्चों की, यूथ की लाइफलाइन होगी, उसका स्टेशन प्याली चौक पे बनने जा रहा है, जो कि 3 विधानसभाओं का संगम है, भड़कल, बल्लभगढ़ और एनआईटी का। परंतु जब मैं चंडीगढ़ में आया तो मुझे बड़े दुख के साथ देखना पड़ा। मैं एक कमेटी की मीटिंग में था, अर्बन डेवलपमेंट की। वहां पर जो हमारे टेक्निकल आदमी नदीम अख्तर जी थे, मैंने डीपीआर मांगी। हमारे प्याली स्टेशन तो गायब था उस डीपीआर में से। बड़े बड़े बिल्डरों के आगे से मेट्रो जानी थी कि बिल्डरों को फायदा हो, शॉपिंग मॉल वालों को फायदा हो। इसके लिए भी नीरज शर्मा ने पुरजोर संघर्ष किया। मेरे साथ मेरे इलाके की जनता ने संघर्ष किया। कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली निकाली। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेट्रो लाओ संघर्ष समिति बनाई। और लास्ट विधानसभा सेशन में मैंने क्वेश्चन भी लगाया, जिसमें सरकारी मोहर लग के मेरे हाथ में आ गई कि अब जब भी गुड़गांव फरीदाबाद की मेट्रो पे काम चालू होगा तो मेट्रो स्टेशन हमारे प्याली चौक पे बनेगा। तीसरा, जब मैं विधायक बन के आया तो एक हमारी विधानसभा की बड़ी लाइफलाइन सड़क थी, बलपुल चौक से लेके और आपका आईचर चौक तक, हमारे सारण गांव की स्कूल की रोड तक, जिसका ठेका भ्रष्टाचारी की भेंट में चढ़ चुका था। ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वो ठेका तकरीबन 41 करोड़ 5 लाख रुपए में ज्यादा लिया था। और हाई कोर्ट का स्टे था, क्योंकि अफसरों के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर उसने स्टे ले लिया और ठेका ज्यादा अमाउंट का था। उसके लिए नीरज शर्मा ने पूरा संघर्ष किया, विधानसभा में चीखा, चिल्लाया, बात करी, क्वेश्चन लगाए, और अब उस सड़क का काम पूरा बन के तैयार है। दूसरा, हार्डवेयर चौक से लेके प्याली रोड, जिसमें कई बच्चे गुजर गए। हालांकि ये सड़क मेरी विधानसभा की नहीं है, एक तरफ भड़कल विधानसभा लगती है, एक तरफ बल्लभगढ़ विधानसभा लगती है, पर इसकी आवाज उठाई तो सिर्फ और सिर्फ नीरज शर्मा ने उठाई। तीसरा, बल्लभगढ़ सोना रोड, जो भी एक और महत्वपूर्ण हमारी विधानसभा की एंट्री थी, नाजायज रिलायंस कंपनी टोल ले रही थी उसके अंदर, उसकी भी नीरज शर्मा ने आवाज उठा के सिर्फ 1.5 किलोमीटर का पेच रह गया है। वो भी पीछे लास्ट मीटिंग में दुष्यंत चौटाला जी ने कमिटमेंट किया है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया जमा करा के नगर निगम वो लोगों को रियायत दी जाएगी। ये 3 काम मैंने मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करे। उसके बाद हमारे बाबूजी स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी ने सेक्टर 55 के अंदर एक पॉली क्लिनिक की बिल्डिंग बनवा दी थी। आचार संहिता लग गई, वो बिल्डिंग चालू नहीं हो पाई। और मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल तक उस बिल्डिंग के अंदर एक डॉक्टर छोड़ो कंपाउंडर नहीं बैठा।
ठीक और आज की तारीख में आप वहां चेक कर सकते हैं, मेरा अस्पताल वहां चालू हो गया है, मेरी डिस्पेंसरी वहां चालू हो गई है। और फतेहपुर तका के अंदर, आप बात सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, हाँ, आप फतेहपुर तक, जी ठीक है, हाँ आप फतेहपुर कंप्लीट तका के कीजिए। अंदर हमारा प्राइमरी हेल्थ जी रुपए का, और पाली के अंदर हमारा CHC का काम हुआ। ये हमने अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर ये कार्य अपनी इलाके की जनता को किया। बाकी नगर निगम के सब जगह काम चल रहे हैं। सरकार से मुझे जो मदद मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, जिस हिसाब से मैं विपक्ष का विधायक हूँ, उस हिसाब से मेरी विधानसभा को वो फंड अलॉट नहीं हो पा रहा। खास तौर से नगर निगम के एरिया के अंदर कहीं ना कहीं मेरे साथ दोगलापन हो जाता है, क्योंकि पीछे, जबकि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अवगत है मेरी विधानसभा की समस्या से। बाल कल्याण पॉकेट की समस्या मेरी बहुत विकट समस्या है। पीछे हमारी एक बहन बेटी ने ट्वीट भी किया कि उसकी शादी कैसे होगी, उसकी बारात कैसे होगी। टेम्परेरी तो सीवरेज की निकासी हो गई, परंतु परमानेंट उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। या मैं बात करूं मेरे घर की, जिस सड़क पे मेरे घर पे मैं रहता हूं, हालांकि अब उसका भी काम चालू हो गया। एश्योरेंस कमेटी की मीटिंग में पीछे बैठक थी, अफसर लोगों ने आश्वासन दिया कि हम जल्द काम चालू कर दिए, वो काम चालू हो गया। और इसके अलावा तमाम ऐसे छोटे मोटे काम है नाली सड़क के, जो मैंने आप सबके सहयोग से अपनी विधानसभा में कराए। बिल्कुल, आपके संघर्ष जो है वो आपके क्षेत्र में विकास के तौर पर दिखते हैं नीरज जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समस्याएं भी कुछ है। जब हम फील्ड पर उतरते हैं तो जब जनता से बातचीत होती है तब वो कहते हैं कि विधायक जी से ये सवाल जरूर कीजिएगा। दरअसल सेम की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है, आप भी रूबरू होंगे उससे। बल्लभगढ़ अगर मैं बात करूं, और जो तमाम ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर, तो क्या इस समस्या के लिए कुछ किया जा रहा है सर? कौन सी समस्या आप मुझे बताएंगे? सर सेम की समस्या, जो सीलन जी। नहीं, मेरी विधानसभा में ये समस्या कोई नहीं है जी। ग्रामीण एरिया के अंदर हरियाणा के काफी हिस्सों में जरूर है, क्योंकि मेरी विधानसभा के अंदर जो ग्रामीण एरिया लगता है, आज तक किसी भी जमींदार ने मेरे को इस तरीके की शिकायत नहीं करी है। हाँ, पीछे शिकायत जरूर थी कि बारिश आई थी, ओले पड़े थे, हमारी फसलों को काफी नुकसान हुआ था, जिसके लिए मैंने सरकार के समक्ष सवाल उठाया था कि भाई स्पेशल गिरदावरी करके हमारे इलाके के लोगों को मुआवजा दिलाया। ठीक है सर, एक पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पीने के पानी की अगर हम बात करें, ये समस्या कैसे दूर होगी? और पानी निकासी की भी समस्या है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं पीने के पानी की समस्या के ऊपर आऊँ जी, और ये सरकारी खातों में दर्ज भी है। विधायक बनने के बाद, पढ़ा लिखा विधायक हूँ जी, मैंने गूगल पे सब जगह सर्च किया कि सबसे ज्यादा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कहाँ का ठीक है और अच्छा है। ठीक है, कई सिटीज का मुझे मिला, पर मुझे अहमदाबाद का सिस्टम थोड़ा अच्छा लगा। उस समय मेरे परिचित वहां नगर निगम कमिश्नर भी थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मैं पर्सनल कैपेसिटी में आके आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम देखना चाहता हूँ। तो मैं वहां का स्काडा सिस्टम देख के आया। देखने के बाद जब स्मार्ट सिटी की मीटिंग हुई, वहां मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बताया। सरकार का 1 रुपया नहीं लगने दिया, मैं अपने निजी खर्च से अहमदाबाद होके आया और मैंने वो सारा स्काडा सिस्टम समझाया। स्मार्ट सिटी ने उसका टेंडर कर दिया है। आज की तारीख में हो क्या रहा है कि जो आदमी ईमानदारी से अपने पैसे का, बिल का पैसा दे रहा है पानी का, उसको तो पानी मिल नहीं पा रहा। ठीक है, बाकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जल जनित उद्योग हैं, वहां पर जो पानी चोरी हो रहा है, सरकार उसका चेक बैलेंस नहीं कर रही। अफसर उनसे सेटिंग कर लेते हैं कि भैया आपकी फैक्ट्री में 10,000 लीटर पानी लगना है, कमर्शियल रेट का पानी लगना है, उनको डोमेस्टिक वाला पानी दे दिया जाता है। पीछे जब FMDA बना है, तो हालांकि मैंने मुख्यमंत्री जी से उस मीटिंग में कहा भी था, मैंने कहा बिजली की तरह पानी को 4 हिस्सों में मत बांटो, कि जनरेशन तो आपने FMDA को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन आप नगर निगम को दे रहे हो। ठीक है, स्काडा सिस्टम की मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी करेगी, इलाके के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, पर अफसरों का और मुझे पक्का विश्वास है जब ये स्काडा सिस्टम लग जाएगा, पानी की चोरी हो जाएगी तो लोगों को पानी की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा, मैं कई बार मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया आपकी बार ये कि हमारे यहाँ से कई हजार ट्रैक्टर डेली पानी दिल्ली जाता है चोरी होके, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, छोटे बड़े नेता हो, सत्ताधारी दलों के, वो सब इधर उधर से पैसा उगाते हैं
और उन हजारों ट्रैक्टरों के अंदर आप समझ सकते हैं कितने लाख लीटर पानी हमारा दिल्ली जाता होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबका पानी बटा पड़ा है। दिल्ली अपने साधन से पानी पैदा करे, हमारा पानी क्यों चोरी होके जा रहा है और सरकार को एक पैसे का रेवेन्यू नहीं मिल रहा। दूसरा, जितना हमारा स्लम है उस स्लम के अंदर सरकार का कायदा है कि टूटी आपके घर नहीं लगेगी, कॉमन टैप लगेगा और उसका पर मंथ का पैसा है। परंतु शहर के अंदर एक ऐसा जल माफिया हावी हो गया है और ये पता नहीं किन नेताओं ने इस जल माफिया को पनपने दिया है। ये पिछले 5-7 सालों में ही हावी हुआ है जल माफिया। आप देखिए स्लम एरिया में एक घर के अंदर इंडिविजुअल कनेक्शन लगे हुए हैं, सारा पानी वहां चोरी हो रहा है। जब ये स्काडा सिस्टम लग जाएगा, जल माफियाओं को सरकार खत्म कर देगी, हमारा पानी दिल्ली जाना बंद हो जाएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि जो संकल्प है गवर्नमेंट का, शायद 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सबको जरूर मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात आपने करी सीवरेज निकासी की, बहुत अच्छी बात करी आपने। आज हमारे माननीय सभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रश्न भी लगाया था इसको लेके, खास तौर से अमृत योजना को लेके, जिसके अंदर सीवरेज की निकासी पे बड़ा काम हो रहा है और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे फरीदाबाद में भी काम हो रहा है और जो सबसे बड़ा STP है प्रतापगढ़ में लग रहा है। आप देखेंगे वो राज्यसभा में जो जवाब दिया है मंत्री जी ने, कहीं पर 100% काम तो पूरा ही नहीं हुआ। 2015 से अमृत योजना लागू हुई है, 7 साल में इस काम को पूरा नहीं कर पाए। और जो मैंने बताया ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो इतनी बड़ी फ्रॉड कंपनी जिसने 41 करोड़ 5 लाख का ठेका फालतू ले लिया, सरकार के अंदर ऊंचे पदों पे बैठे लोगों के रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, ये जांच का विषय है। उसी ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को कई हजार करोड़ के अमृत के अंदर ठेके दे दिए हैं कि हरियाणा की जनता का पैसा लूटो, खसोटो और अपना घर भरे। सिर्फ ये ढकोसला कर रखा है ईमानदारी का, ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। अगर जो ईमानदारी से सरकार काम कर ले, जितने करोड़ के हमारे STP लगने हैं, अमृत योजना में जितना काम होना है उसका आधा पैसा भी लग जाए धरातल के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि 1 लीटर सीवरेज की भी समस्या NIT 86 छोड़ो पूरे फरीदाबाद के अंदर रहेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, अपने स्तर पर आप कोशिशें पूरी कर रहे हैं और क्या मैं ये मानूं कि आने वाले समय में जल्द ही ये जो समस्याएं, इससे छुटकारा मिलेगा क्षेत्रवासियों को? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर मैं इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगा, मेरी तरफ से कोई कसर बहेगी, कोई बाकी नहीं रहेगी। 3 वादे मेरी विधानसभा में मुख्य थे मेरे। 60 फुट रोड पे पानी इकट्ठा ना हो जी, नैन चौक से लेके नगला रोड के ऊपर पानी ना इकट्ठा हो, और तीसरा मेरा 100 मीटर की समस्या का था कि हमारे यहाँ 100 मीटर की तलवार लटकी रहती थी। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, स्मार्ट सिटी में 10 करोड़ का ठेका हो गया एयरफोर्स रोड का। वो 10 करोड़ का काम सिर्फ एयरफोर्स रोड पे होना है। डिस्पोजल की कैपेसिटी बढ़नी है। 95 लाख मैंने अपने विधायक फंड में से दिए हैं, वो सड़क उठनी है। विधायक बनने के बाद एयरफोर्स मोड़ से लेके एयरफोर्स स्टेशन तक 1 करोड़ की सड़क बन गई है। दूसरा, ब्रजवासी वाले चौक से और प्याली चौक तक दोनों तरफ में नए नाले बना रहा हूँ, क्योंकि पहले वहां एक डिस्पोजल था जो बंद कर दिया गया लोगों को परेशान करने के लिए, जिससे ये पानी चारों तरफ फैल जाएगा और मेरा 60 फुट रोड एंड पे पानी इकट्ठा नहीं होगा, जिसको लेके मैंने अपनी चोटी की सौगंध भी खाई थी। और नगला रोड से लेके नैन चौक तक का टेंडर हो चुका है, 2-3 महीने में वो काम खत्म हो जाएगा। रही 100 मीटर की बात, कोर्ट का ऑर्डर है, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। उसके साथ साथ म्यूटेशन पे रोक थी, रजिस्ट्री पे रोक है, जिसका मैंने विधानसभा में सवाल लगाया है। मुझे पूरी उम्मीद है मैं रजिस्ट्री म्यूटेशन पे रोक को हटवा दूंगा। और इस समस्या के लिए मैं पीछे माननीय राजनाथ सिंह जी से भी मिला हूँ। हालांकि मैं विधायक हूँ हरियाणा का, ये काम हम सबका सामूहिक है। हमारे सांसद साहब का भी दायित्व है इसके अंदर। ऐसा ही मसला एक तिलपत के अंदर है, वहां के भी विधायक साहब का है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी और मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा। ठीक है, इस मेरी के नीरज शर्मा की बात जायज है, ठीक है, पर ये मामला इतना बड़ा है, इतने हाई लेवल पे होना है, क्योंकि देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पर नीरज शर्मा इस लड़ाई में भी पीछे नहीं है, अपनी जनता के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। मुझे उस 100 मीटर में पूरी कामयाबी तो नहीं मिली कि मैं पूरे 100 मीटर में विकास कार्य करा पाऊं, पर कंडीशनली विकास कार्य कराने की परमिशन मैंने खंड भी और सुंदर कॉलोनी की ले ली है। बाकी एरिया के लिए मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ।
ठीक है सर, एक और समस्या है सर, प्रदूषण की। इसको लेकर क्या कोई खास इंतजाम किए जा रहे हैं कि क्षेत्रवासी जो हैं उनको प्रदूषण से निजात मिले? देखिए, प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है। मैं भूल भी गया था, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने ये बात याद दिलाई जी। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसके अंदर फरीदाबाद में जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया वो मेरी विधानसभा की 60 फुट रोड थी कि ये प्रदूषण में हॉटस्पॉट है। और जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे CPCB बोलते हैं, ये उसकी रिपोर्ट में इंगित हुआ। होने के बाद मैं उसी दिन से इसमें लगा पड़ा हूँ कि भाई इसको मैं हॉटस्पॉट को ग्रीन सपोर्ट में तब्दील करूं। इसके लिए हमारे यहाँ एयरफोर्स रोड पे 4 एकड़ जमीन है रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है, जिसमें मार्केट कट चुकी है, पर कूड़ा कचरा भी काफी है, जमीन दलदली सी हो गई है। उसकी मैंने फाइल लगा रखी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं यहाँ पर ऑक्सीवन बनाऊंगा, उसकी प्रक्रिया चालू है, उससे हमारे यहाँ प्रदूषण में कमी आएगी। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत से लोग रात को कूड़ा जलाते थे, जिस प्रदूषण हो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, रात के 1:30 2-2 बजे चाय बनाई, लाइव किया, प्रदूषण जलना बंद हुआ, जिससे सबसे ज्यादा लोग परेशान होते थे। जो पहले मात्रा पोल्यूशन की थी, आज उसमें थोड़ा सा कमी आई है, गिरावट आई है, और आने वाले समय में हम लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। मेरी विधानसभा में 2-4 गलियां हरित गली बनी भी है कि भाई जगह नहीं है, कच्ची कॉलोनी है, पेड़ कहाँ से लगाएं। तो मैं सबसे कहता हूँ बेले लगा लो, कि जो जगह भी नहीं लेती, जमीन के अंदर जड़ भी नहीं जाती, तो इस तरीके से प्रदूषण पे भी काबू पाएंगे। ठीक है सर, 2 मार्च से बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर किस तरीके से क्या तैयारी है, किन मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा, क्या मुद्दे हैं सर आपके? देखिए, हमारे विकास के भी मुद्दे हैं। मैंने तकरीबन 20 अनस्टार्ट क्वेश्चन अब तक सरकार को दे चुका हूं, और 6 हमारे अनस्टार्ट क्वेश्चन चले गए, कॉलिंग अटेंशन और है। और अब की बार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, मैं प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आ रहा हूं एक समस्या को लेके। और सरकार को घेरना या ना घेरना में विधानसभा या अखाड़ा नहीं है, यहाँ पर है अपने इलाके की आवाज उठाना, जनता की आवाज उठाना। और आप विधानसभा में डेली देखेंगे, डेली नीरज शर्मा का प्रश्न होगा। और मेरी विधानसभा की, हालांकि एक बार स्पीकर साहब ने मुझको कहा भी था कि नीरज शर्मा जी, आप तो कमेटियों के सवाल विधानसभा में लगाते हो, पर भाई फरीदाबाद में कोई नहीं सुनता विपक्ष का विधायक होने के नाते। पर क्योंकि चंडीगढ़ तो विधानसभा मेरा घर है, ये मेरा हाउस है, जनता ने मुझे यहाँ चुन के लिए भेजा है। मैं अपनी एक एक गली की समस्या विधानसभा के अंदर उठाऊंगा, और लोगों की आवाज को हरियाणा के एक बच्चे तक पता लगेगी, और अपनी विधानसभा की समस्याओं का समाधान कराऊंगा। माफ कीजिएगा सर, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो समस्या है उन पर बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।